नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंस्पायर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, वो भी मानचित्र अध्ययन के साथ। आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो भी शासक बने थे वह किस प्रावधान या किस तरह से बने थे, इसको समझेंगे। उसके बाद वर्ण क्या होता है और उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं इसको जानेंगे। फिर जनपद और महाजनपद किसे कहते हैं, इन दोनों के मध्य अंतर क्या है इसको समझेंगे। फिर समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के जो शासक थे वह किस प्रकार के कर लगाते थे और किस आधार पर लगाते थे और क्यों कर लगाते थे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे सूक्ष्म निरीक्षण में मगध व अज्जी, इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानी क्या थी, उल्लेख क्या थे, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मगध व वज्जी के बारे में हासिल करेंगे। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे अन्यत्र, उसके बाद से मानचित्र विश्लेषण, और फिर अध्याय के उन तथ्यों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो अध्याय हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह भारतीय इतिहास के किस कालखंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए, भारतीय जो इतिहास है वह 3 कालखंडों में विभाजित है। जो हमारा फर्स्ट है वह है प्रागैतिहासिक या फिर पाषाण काल। जो हमारा सेकंड है वह है आधे ऐतिहासिक काल, और जो थर्ड है उसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। देखिए, जो हमारा आधे ऐतिहासिक काल है वह 2 खंडों में विभाजित है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो जो हम लोग अभी 4th चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। उसके बाद से 5th चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़े। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाला उत्तर वैदिक काल। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वह किस कालखंड से संबंधित होगा, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित होगा। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखिए, 3000 वर्ष पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। समझने का प्रयास कीजिए। ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि वहाँ पे एक सभा बुलाई जाती थी और उसमें चुनाव होता था और लोग वोटिंग करते थे। उसके पक्ष में ज़्यादा लोग रहते थे जो मतलब बुद्धिजीवी हो और थोड़ा उम्र में सबसे बड़ा हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा धन है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, या फिर जिसके पास ये क्षमता है कि वो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करा सकता है, तो ऐसे लोगों को शासक चुना जाता था। उसके बाद ये लोग अपने राज्य का विस्तार करते थे और विस्तार करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी विधियां थी। इसी के अंतर्गत एक विधि था अश्वमेध यज्ञ। इसके द्वारा क्या किया जाता था कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ आयोजित आयोजित करता था उसके फलस्वरूप वह एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए राज्य में छोड़ देता था। वह घोड़ा जहाँ तक चला जाता था वहाँ तक उस राज्य का विस्तार हो जाता था। तो यह प्रोसेस था उत्तर वैदिक काल में शासकों द्वारा अपने राज्य का विस्तार करने का और शासक बनने का, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। हमारा जो दूसरा टॉपिक था वह यह था कि वर्ण व्यवस्था तथा उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो समझिए, ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि लोगों को उनके कर्मों के आधार पर विभाजित किया गया था। यदि कोई पढ़ने में बहुत सही है और यज्ञ कराना जानता है, यज्ञ की विधियों को जानता है, तो उसे हम लोग ब्राह्मण कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसमें ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा और क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी मतलब पूरे लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में वे लोग आते थे जो वेदों का अध्ययन करते थे या फिर अध्ययन करा सकते थे और जिनको यज्ञ कराना बहुत अच्छे से आता हो। क्षत्रिय में वे लोग आते थे जो युद्ध करना एवं लोगों की रक्षा करना जानते थे। वैश्य में कृषक, पशुपालक
एवं व्यापारी और शूद्र लोग का काम था कि तीनों वर्णों की सेवा करना। ये हमारा उत्तर वैदिक काल में लोगों का विभाजन था और इसी चार वर्गों को हम लोग क्या कहते थे, वर्ण कहते थे। अब हम समझते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। उत्तर वैदिक ग्रंथ उसे कहते हैं जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। एक और नोट करने वाली बात है कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करना का अधिकार नहीं था। और उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखते थे। मतलब कृषक हो, पशुपालक हो, व्यापारी हो या फिर क्षत्रिय हो, ये सभी लोग यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन महिला और शूद्र ये दोनों कभी भी वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जनपद और महाजनपद के क्या अर्थ थे, इससे क्या तात्पर्य थे और कर क्यों लगाए जाते थे और उसे कौन कौन से आधार थे। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में क्या होता था, जन या समूह के राजा होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में जनपदों के राजा होने लगे। जनपद का अर्थ होता है जहाँ पे जन निवास करते हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल से कुछ ऐसे बर्तन मिले जो कि विशेष प्रकार के थे और इस प्रकार के बर्तनों को चित्रित धूसर नाम दिया गया। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि चित्रित धूसर पात्र किस कालखंड से संबंधित है, तो आप सीधे सीधे उसका उत्तर देंगे कि वह हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कुछ जनपद ऐसे भी थे जिनका समय के साथ भौगोलिक क्षेत्रफल बढ़ता गया, तो इस प्रकार के जनपदों को नाम दिया गया महाजनपद। और अधिकांशतः महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी। तो बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए महाजनपदों के जो राजा होते थे वह अपनी राजधानी की चारों तरफ किलेबंदी करा देते थे, जिससे कि उसके अंदर रहने वाले जो मनुष्य थे वह सुरक्षित रह सके। अब जो महाजनपद के राजा थे वह अपने पास नियमित रूप से सिपाही और सेना लगे रखने। अब इन लोगों को तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं हो पाते थे। इसके लिए कुछ संभवतः तो आहत सिक्कों से काम चल गया, इससे वेतन दे दिया गया। आहत सिक्का उसे कहते हैं जब किसी धातु के ऊपर किसी कठोर वस्तु से आहत करके, चोट करके उस पर कोई इस प्रकार का मोहर या चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे आहत सिक्का। आहत का अर्थ होता है चोट करना। तो सिर्फ आहत सिक्कों से काम नहीं चल पाया, इसके लिए महाजनपदों के राजा ने क्या किया कि समय समय पे कर के मात्रा लगे बढ़ाने, लोगों के ऊपर लगे कर लगाने। आम नागरिक थोड़े बहुत परेशान हो गए। अब देखिए, कर लगाने के क्या क्या आधार थे। जो हमारा पहला था कि फसलों पर भी कर लगाए जाते थे, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, पशुपालकों को जानवरों या फिर उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारी यदि कोई सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, उसके लिए भी उसको कर देना है। या फिर आखेटक हो या संग्राहक, यदि जंगल से कुछ अच्छी वस्तुएं लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छे जानवर को पकड़ के ला रहे हैं, तो भी लाके राजा को समर्पित करना पड़ता था। तो ये हमारे हो गए जनपद, महाजनपद और कर, उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित हैं। देखिए, कुल महाजनपदों की संख्या है 16। उसमें भी जो हमारे दो महत्वपूर्ण महाजनपद, एक मगध और वज्जी हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत संक्षिप्त बस परिचय लेंगे, क्योंकि यदि पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे तो सिर्फ मगध वाले में एक पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम लोग कक्षा 6 के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो देखिए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। बिहार में राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अर्थात जो मगध था पहले जनपद था और फिर ये महाजनपद हो गया। यह कहाँ पे स्थित है, तो गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर ही गुजरती हैं। अब देखिए, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु। लेकिन एक और शासक थे महापद्म नंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्हीं के 8वें पुत्र का नाम था घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। लेकिन जो घनानंद था उसकी हत्या किसने की थी,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर दी थी, क्योंकि वो दूसरा हमारा दृष्टिकोण, अभी उस पर जाएंगे तो फिर वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, हम लोग को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह, जिसे हम लोग आजकल राजगीर के नाम से जानते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन था मगध का, तो बिंबिसार। अब देखिए, इनका लक्ष्य क्या था, या तो किसी राज्य या फिर जनपद महाजनपद को जीत लें, या फिर उस महाजनपद के राजा से, या उस मतलब राजा की बेटी से, राजा की बहन से शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। मगध साम्राज्य और सिकंदर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। देखिए, लगभग 2300 वर्ष से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो क्या हुआ कि उसने पंजाब के राजा पोरस से, ठीक है, सिकंदर जो था वह पंजाब के राजा पोरस से युद्ध लड़ा, जिसे हम लोग बितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ पे जो पंजाब के राजा पोरस थे वो हार गए। उसके बाद से क्या हुआ, सिकंदर आगे बढ़ा और ब्यास नदी पे पहुंचा। ब्यास नदी यदि वह पार कर जाता, उसके बाद से मगध साम्राज्य प्रारंभ होता था। लेकिन ब्यास नदी पे पहुंचने के बाद से सिकंदर के सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम लोग अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग डर गए थे कि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा है, वहाँ की जो मतलब सेना है बहुत ही शक्तिशाली है। इस वजह से सिकंदर के सिपाही डर गए और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो यह हो गया हमारे मगध के बारे में संक्षिप्त परिचय। एक और ही महत्वपूर्ण महाजनपद वज्जी के बारे में अब हम लोग संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, वज्जी महाजनपद के बारे में हमें दिघ निकाय में वर्णन मिलता है। वज्जी जो महाजनपद है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, दिघ निकाय में। दिघ निकाय एक प्रकार का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम लोग गढ़ या फिर संघ कहते थे। गढ़ या संघ की विशेषता क्या थी कि इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और जो बुद्ध भगवान और जो महावीर स्वामी थे, ये दोनों लोग गढ़ या फिर संघ से संबंधित थे। लगभग आज से 1500 साल पहले तक वज्जी राज्य चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक गुप्त शासक ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब जो वज्जी था, इसके अंतर्गत टोटल 8 संघ थे। कौन कौन, तो विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्री, कुंडग्राम, उग्रभोज, इक्ष्वाकु और कौरव। ये टोटल 8 संघ थे और ये मिलकर वज्जी का निर्माण करते थे। वज्जी के शासक का नाम क्या था, तो चेटक। राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। और इसकी विशेषता ये थी कि महावीर की जो माँ थी त्रिशला देवी, वो भी लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी। तो ये हमारा हो गया वज्जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग समझने वाले हैं अन्यत्र। लगभग 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। आइए अब समझते हैं प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र की उस समय क्या क्या विशेषताएं थीं, उस समय इसका अर्थ क्या था, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें 23 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक के अधिकार नहीं मिले थे। यह व्यवस्था थी हमारे एथेंस के लोगों द्वारा जो शासन व्यवस्था थी, उसकी विशेषताएं ये 3-4 हैं कि 30 वर्ष के ऊपर जो भी रहेंगे सभी पुरुष को नागरिकता मिलेगी, बशर्ते वह किसी का दास न हो, ठीक है। और एक सभा, विशेष प्रकार की सभा थी जो साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी निर्णय लेने के लिए। वहाँ पे औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं प्रदान था। और जो व्यापारी और शिल्पकार थे जो कि दूसरे देशों से एथेंस में आके बसे थे, उसमें से कुछ लोगों को भी नागरिकता नहीं मिली थी। यह हमारा हो गया अन्यत्र। अब हम पढ़ेंगे मानचित्र विश्लेषण। अब आप सभी को स्क्रीन पे मानचित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि मगध और वज्जी कहाँ पे है। क्योंकि इनका जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो मगध तो अफगानिस्तान के पास तक चला गया था, और जो वज्जी था यह नेपाल के अंदर भी चला गया था। लेकिन इसका जो वास्तविक स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक नज़र अध्याय के उन तथ्यों के ऊपर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह यह है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन है, तो यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषद इत्यादि। मगध से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो मगध से होकर सोन नदी और गंगा नदी गुजरती है। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित है,
तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह, जिसे हम लोग आजकल राजगीर के नाम से जानते हैं, एवं पाटलिपुत्र बाद में बन गया, जो कि आजकल पटना के नाम से प्रसिद्ध है। दीघ निकाय क्या है? तो दीघ निकाय एक प्रकार का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत भगवान बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नज़र